वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस देखेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपके एग्जैक्ट मेथड्स के अंदर आते हैं, बट इट्स लाइक ये पहले से ही खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको मैंने एक अलग चैप्टर 3 करके बना दिया है। तो इसमें मैं क्या देखूंगी, स्टिफनेस मैट्रिक्स देखूंगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड देखूंगी। तो दो मेथड्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का मैं रिवीजन करा देती हूँ। आप लोग को आइडिया होगा, पर थोड़ा सा आप रिवीजन कर लो तो ये जो है आपके अभी फ्यूचर लेक्चर्स में बहुत काम आएगा। तो जैसे कि हम मैट्रिक्स मेथड क्यों यूज करते हैं, हमको कुछ इक्वेशंस होती हैं इजीली सॉल्व करने के लिए, राइट, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मैं बोलूँ हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी है ना, और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ जेड इक्वल टू क्यू जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड इक्वल टू आर। तो इस तरह से अगर आपको कोई इक्वेशंस का सेट हो, तो इसको अगर आपको मैट्रिक्स में चेंज करना हो तो आप क्या करते हो, सिंपली वी डू इट लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। मतलब आपके जो कोफिशिएंट्स हैं इनका अलग मैट्रिक्स, एंड जो आपके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक, इनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू योर पी क्यू आर। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हो किसी भी इक्वेशन फॉर्म का, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बोलूँ कि डिटर्मिनेंट क्या, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, वैल्यूज हैं उसके ये ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। ये अगर आपकी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे देते हो, डिटर्मिनेंट ए, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं एंड वी विल राइट एज ए, ठीक, ए, और फिर इसकी इस तरह से रो खींचो, इस तरह से आप खींचो, और ये जो बचा मतलब कोफिशिएंट्स बचे उसका मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब ई आई माइनस एफ एच, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका होता है माइनस डी आई माइनस एफ जी, ठीक है, प्लस सी डी एच माइनस ई जी। तो ये आपका होता है डिटर्मिनेंट। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकालोगे 3 into 3 मैट्रिक्स का, राइट। इसमें एम आपका, मैं अगर शो करूँ ये मैट्रिक्स में कुछ भी लिखना है एम क्रॉस एन लिखती हूँ, ठीक। तो मेरा एम होता है रोज, ठीक है, और एन होता है कॉलम, ठीक। रोज में आपका होगा 3 और कॉलम्स में आपके होगा 3, ठीक है। यहाँ पे इसके मैं देखूँ तो मेरे पास कितनी रोज है, 1 2 3, एंड कितनी कॉलम्स है, 1 2 3। तो इस तरह से मैंने डिटर्मिनेंट लिखा। अच्छा, अब अगर मुझे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट पता करना हो, तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी, ये कितने की है, 2 क्रॉस 2 की है। अगर इसका डिटर्मिनेंट पता करना है तो सिंपली मैं लिखूंगी मैट्रिक्स ली है ए बी एंड सी डी, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है, ठीक। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आपको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन बता दो, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो, आपको किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, मान लो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, इट बिकेम मैट्रिक्स सी। किस केस में, जब आपका क्या हो,
अगर मैं यहाँ भी ऐसे लिख दूँ m क्रॉस p एंड b का p क्रॉस n इज इक्वल टू c m क्रॉस n, मतलब क्या होना चाहिए कि कॉलम जो है a का कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ b का रो, ठीक है, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। अगर ऐसा केस नहीं है, जैसे मान लो ए अगर मान लो 2 क्रॉस 3, ठीक है, और बी आपका होना चाहिए 3 क्रॉस 1, मतलब ये 3 और ये 3 इक्वल होने चाहिए, इसके कॉलम इसके रो इक्वल होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, आपके पास एक सी मैट्रिक्स आएगी, कितने की आएगी, 2 क्रॉस 1 की, ठीक है। इस तरह से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो। अब अगर मैं इनवर्स की बात करूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स किस तरह से दिया जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, मेरे को मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या ये है 2 3 4 5, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स देना हो, तो मैं क्या बोलूंगी, ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3 चौक 12, तो आएगा हमारा -2, ठीक है। और इसका ये जो एडजॉइंट ए है, वो मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का क्या दे सकती हूँ, ये तो डायगनली चेंज करूंगी और इस वाले एलिमेंट्स के साइंस चेंज करूंगी। तो मतलब मैंने क्या किया, 5 का 2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4, ठीक। तो ये हो गया आपका इनवर्स की वैल्यू। अगर मैट्रिक्स ए ये है, तो इसका इनवर्स कुछ इस तरह से आपका आएगा, ठीक। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और तो ये चीजें हमारे पास मैट्रिक्स मेथड में इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मैंने ये देख लिया, मैं बेसिक्स देख लिए, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। क्या चीज, टाइप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो देखो, हम यहाँ पे दो तरीके के मैट्रिक्स मेथड की बात करने वाले होंगे। कौन सी, पहला तो आपका होगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड देखेंगे हम। और दूसरा हम लोग क्या देखने वाले होंगे, दूसरा हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड देखने वाले होंगे। ठीक, अच्छा, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड होता है, ये कहाँ आता है, ये फोर्स मैट्रिक्स के अंदर, मतलब फोर्स मेथड के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम एज अ फोर्स मेथड ट्रीट करते हैं। अच्छा, और ये जो स्टिफनेस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अच्छा, अभी मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो मैंने बोला कि दो टाइप्स हैं। अब एक-एक को डिटेल में देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है एंड स्टिफनेस क्या होती है, ठीक है ना? आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो मैं देख रही हूँ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस। अच्छा,
तो अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द डिस्प्लेसमेंट caused by unit force is called flexibility. अच्छा, अब देखो, आपने आज तक क्या आपने ये पढ़ा होगा कि आपका फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स मानूं, तो आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है? इससे मैं यहाँ लोड लगा रही हूँ, तो अगर मैं जितना लोड लगाऊंगी उतना ये इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा स्प्रिंग में, ठीक? अगर मैं यहाँ इस तरह से लोड लगा रही हूँ, स्प्रिंग बढ़ेगी। अगर मैं अपवर्ड लोड लगा रही हूँ, तो स्प्रिंग की डायमेंशन कम होंगी, लेंथ कम होगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने बोला कि हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? अच्छा, तो इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइट फोर्स आप लगाते जाओ और इसकी स्प्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट बढ़ती चली जाएगी क्या? ऐसा है? नहीं है। ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायमेंशन तक ही बढ़ सकता है, और वो डिपेंड करता है किस पे? इसकी स्टिफनेस पे, कि स्प्रिंग ये आपकी स्प्रिंग जो है कितनी स्टिफ है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट जो होता है स्टिफनेस होता है। तो आप कितना फोर्स लगा सकते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड ऑन दी स्टिफनेस, ठीक है? तो अगर मैंने माना पी फोर्स लगा रहे हो, पी इज इक्वल टू के, और मैंने फोर्स लगाया पी और डिस्प्लेसमेंट मैंने माना डेल्टा, पी इज इक्वल टू के डेल्टा बोल सकते हो। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोल रही है कि डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप क्या करो, इस फोर्स की वैल्यू रख दो 1 यूनिट, ठीक है? अब 1 यूनिट आपने जब फोर्स की वैल्यू रखी, तो उस टाइम पे आपका कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? मैंने रखा फोर्स की वैल्यू 1 यूनिट, मतलब 1 इज इक्वल टू के डेल्टा, ठीक है? तो मेरे को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1/k, ठीक? तो ये क्या है? ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स, ठीक? यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 1/k। इसी को आप फ्लेक्सिबिलिटी, और इसको आप एफ से डिनोट करते हो, ठीक है? तो आप बोलोगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? डेल बाय पी, ठीक है? ये हुआ आपका फ्लेक्सिबिलिटी। एफ इज, यहाँ लिख दो, एफ इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? अब मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है आपके स्ट्रक्चर के लिए? अच्छी है? हाँ है, लेकिन अब बताओ, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा? आपका डिफॉर्मेशन बहुत होगा, राइट? डिफॉर्मेशन बहुत होगा, क्या ये अच्छा है? तो इट इज नॉट गुड। ज्यादा डिफॉर्मेशन इज नॉट गुड, ठीक है? तो आपके लिमिट्स में वैल्यू होनी चाहिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की, बट इट शुड नॉट बी मोर देन द लिमिट, राइट? तो अच्छा, मैंने पहले बात करी फ्लेक्सिबिलिटी की, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये बताओ, आपने फ्लेक्सिबिलिटी बता दी, स्टिफनेस क्या होती है? मैंने क्या किया, मैंने एफ इज इक्वल टू डेल्टा बाय पी किया, ठीक है? तो आप मैं स्टिफनेस बोलूं, तो मैं देखूंगी कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। क्या हुआ मतलब? यहाँ मैंने स्टिफनेस बताया था, यूनिट डिफॉर्मेशन आपको करना है, तब क्या कर दो, के इज इक्वल टू पी बाय डेल्टा। आपको क्या करना है? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। तो आपने डिफॉर्मेशन अगर 1 रखा, 1 यूनिट, तो आपका के इज इक्वल टू पी आएगा ना, तो ये फोर्स ही तो है। तो आपका यहाँ से क्या पता चलता है? आपका जो स्टिफनेस है दैट इज फोर्स, राइट? और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज व्हाट? दैट इज डिफॉर्मेशन, ठीक है ना? अच्छा, तो स्टिफनेस को मैं सिंपली लिख सकती हूँ
क्या k इज इक्वल टू p बाय डेल्टा। ठीक है, ये तो मैंने लिखा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने देखा था कि f इज इक्वल टू 1 बाय k था आपका फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ से तो मैं क्या लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू 1 बाय f लिख सकती हूँ। अच्छा, तो इस रिलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, इस रिलेशन से मुझे पता चल रहा है कि आपका k और मतलब स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका अगर k बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। मतलब आप बताओ, आपकी स्प्रिंग की स्टिफनेस बढ़ जाए तो ये मूव फ्लेक्स कर पाएगा ज़्यादा, मतलब मूव कर पाएगा? नहीं। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो इसकी स्टिफनेस है ज़्यादा? नहीं, स्टिफनेस तो कम होगी ना अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो। मतलब डिफ़ॉर्म ज़्यादा हो रहा है तो स्टिफनेस कम है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है आपका, मैंने आपको पहले बताया था, फोर्स क्या है? डिफ़ॉर्मेशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? डिफ़ॉर्मेशन। डिफ़ॉर्मेशन आपकी क्या होती है? तोड़ने की ताकत। ठीक है ना? आपके स्ट्रक्चर को डिफ़ॉर्म कर रहा है, मतलब ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। K क्या है आपका? K क्या कर रहा है? ये बचाने का काम कर रहा है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बचाने का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जोड़ने की ताकत है आपकी K। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तोड़ने की ताकत है। अच्छा, अब बताओ, दोनों ही जो है, मैं बोल रही हूँ कि आपके पास स्टिफनेस है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। इनफाइनाइट वैल्यू तक ये अच्छा है? मतलब अगर आपका स्ट्रक्चर 100% स्टिफ हो जाए, ये अच्छा है क्या? मैं ये बोल रही हूँ, स्टिफनेस जो है आपका क्या है? बचाने की ताकत है। अगर आपका स्ट्रक्चर 100% स्टिफ हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका स्ट्रक्चर एकदम सेफ हो? बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, 100% स्टिफनेस मतलब ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ना 100% फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो दोनों जो है अपने आपस में रेंजेस में होनी चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या बोला, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी निकाली, मैंने स्टिफनेस निकाली। अब इसको मुझे एज अ मैट्रिक्स लिखना है। ठीक, मैं मैट्रिक्स मेथड में क्या कर रही हूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, तभी मैं ये मैट्रिक्स मेथड लगा सकती हूँ। तो मुझे आगे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि इन दोनों को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखती हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली, अगर मैं बोलूँ, आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस है किसी भी स्ट्रक्चर की, वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है। कैसे? अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की मैट्रिक्स बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगी, आई कैन राइट इट एज F11, F12, F13, F21, F22, फ्लेक्सिबिलिटी 23। अगर मैं थ्री का ऑर्डर ले रही हूँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आई एम टेकिंग एज 3। ठीक, तो मैंने बोला F31, F32, F33। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ऑर्डर क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का? ये आप ध्यान रखना, आप इसको लिखना, नोट में करके लिखना, द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इज इक्वल टू डी एस। मतलब स्टैटिक, आप कोई भी स्ट्रक्चर बताओगे, जो भी दिया होगा उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालोगे। ठीक है, अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस जितनी भी आए, ठीक, उतना ही आपको इसका ऑर्डर देना हो। मतलब अगर मैंने यहाँ 3x3 की ली हुई है मैट्रिक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3 होगी, राइट? तभी तो ये 3x3 का बना है। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो कि होता है आपका डीएस के बराबर। अच्छा, अगर मैं, और सिमिलर केस में, सिमिलरली मैं आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स भी शो करके दिखा सकती हूँ। स्टिफनेस मैट्रिक्स K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33। अच्छा, तो अभी आप लोग ये मत परेशान होना कि ये F11, 12, 22 ये क्या है? सिमिलरली K1, K11, K23 ये सब क्या है? एक-एक करके सब पता चलेगा। अभी आप क्या करो, सिंपली बस ये जान लो कि हाँ, आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस को
मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो और ये कि इनका ऑर्डर क्या होता है, स्टिफनेस का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का ऑर्डर मैंने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दे दिया, तो मैं इसका ऑर्डर क्या दे सकती हूँ, मैं इसका ऑर्डर अब किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी दे सकती हूँ। तो मैं लिख दूँ सिंपली कि द ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है, इज इक्वल टू डी के। ठीक है, तो जितना आपका डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा उतना ही आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हुई आपको किस तरह से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस को। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, मैंने अभी बोला था कि एफ एफ क्या था आपका, 1/k था। ठीक है, तो सिमिलरली आप अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देना चाहो तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विल बी द इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, या मैं सिंपली बोल दूं के विल बी इनवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देते हो, मैट्रिक्स मेथड कौन कौन से, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड, और किस तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस को मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना है। ठीक, तो ये हुआ आपका बेसिक नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये आज का लेक्चर क्लियर होगा। थैंक्स एवरीवन।